इस बारिश ने जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा है तो वो है हमारा अन्नदाता, जो लगातार परेशान दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। सुधींद्र मोहन शर्मा साहब, सर स्वागत है आपका। दुर्गेश भी रहेंगे हमारे संवाददाता, जो कि जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। दुर्गेश का पहले रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, अभी क्या हालात हैं, बारिश हो रही है? बिल्कुल सिफान, बात देखिए जबलपुर की करें तो जबलपुर में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कुछ तस्वीरें मैं यहां पर दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जबलपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। अभी भी दोपहर का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कों पर रिमझिम बारिश लगातार जारी है। कल देर रात तो काफी तेज बारिश भी पूरे जबलपुर शहर में देखी गई है। आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां देखी गई है। खबरें ये भी हैं कि कुछ ग्रामीण इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई है और कुछ ग्रामीण इलाकों में तो हल्की ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। हालांकि देखिए अभी का मौसम है, लेकिन इसके बाद की बात करें तो कुछ दिन पहले भी जब जबलपुर का मौसम या पूरे मध्य प्रदेश का मौसम बिगड़ा था, तब यहां पर भी अच्छी खासी ओलावृष्टि हुई थी। यानी कि जबलपुर क्षेत्र की मैं बात करूं तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था। अभी भी जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होगी, तो कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। तो वो बिल्कुल देखिए हुई है। पिछले 24 घंटे से लगातार जबलपुर पूरे संभाग में बारिश की खबरें आई हैं। छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि की खबरें आई हैं। तो ये साफ जाहिर है कि अभी कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का तो अभी साफ कहना है कि 1-2 दिन तक जबलपुर का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा नुकसान, जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट में भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को इस मौसम का हुआ है तो वो है किसान वर्ग, क्योंकि इस समय दलहनी फसलों का मौसम है और दलहनी फसलें जो है ओला नहीं झेल सकती हैं। इसका कई बार हमने देखा और हर साल इस तरह की स्थिति बनती है कि जब ओलावृष्टि होती है तो जो दलहनी फसलें होती हैं वो तो लगभग बर्बाद ही हो जाती हैं। वहीं दूसरी बात यह भी है कि अभी मध्य प्रदेश में धान खरीदी भी चल रही है। कई धान खरीदी केंद्रों में हमने देखा है कि अव्यवस्थाओं के कारण खुले में धान लेकर किसान खड़ा है। तो ये जो बेमौसम जो बारिश हो रही है, उससे जो सरकार ने धान खरीद ली है वो भी खराब हो रही है, और जो किसान अपनी धान लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंच रहा है उसकी भी किसान की फसल भी खराब हो रही है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। किसान को भी हो रहा है धान खरीदने के मामले में, तो सरकार को भी हो रहा है, उन समितियों को भी हो रहा है। तो ये मौसम बड़ा ही इस समय नुकसानदायक हो रहा है तमाम वर्ग के लिए, खासकर किसान वर्ग के लिए, क्योंकि आने वाले समय में भी इसी तरह के हालात बन सकते हैं। तो अब स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश का किसान एक बार फिर सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि उसे मुआवजा मिले। फसल बीमा जो हर साल होता है उसका पर्याप्त मुआवजा मिले, क्योंकि देखिए बड़े बड़े किसानों को बहुत हद तक उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सीमंत किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, 2 एकड़ 5 एकड़ वाले किसान होते हैं, जो कर्ज लेकर खेती करते हैं, उनके लिए लेकिन ये मौसम बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि अब आने वाला जो सीजन होता है वो दलहनी फसलों का होता है, उसमें अच्छी उपज की उम्मीद होती है किसान को। लेकिन अगर इस तरह की मौसम बन जाता है, इस तरह ओलावृष्टि हो जाती है, तो फिर उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है और फिर उसकी लागत भी निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ठीक है, शुभम रही है किसान अब एक बार फिर सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि जो दुर्गेश दरअसल हमारे साथ जुड़े हुए थे। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, बारिश अभी भी हो रही है? देखिए फिलहाल तो सुबह 7 से 8 बजे से ही बारिश रुकी हुई है, मगर रात के 3 से लेकर सुबह के 6 बजे तक काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और बीते 2 दिन से यही सिलसिला चल रहा है। दिन में बारिश नहीं हो रही है, मगर रात को बारिश हो रही है। और शफान, अगर आप किसानों की बात करें, क्योंकि इस मौसम परिवर्तन से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ इस तेज़ बारिश से, तो वो किसानों को ही हुआ है। हमने भोपाल के आसपास गाँव में भी किसानों से जब बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि जो चने की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, क्योंकि खेत में जितनी फसल थी वो सारी फसल जो है वो डूब चुकी थी। और ऐसे में किसानों ने यही कहा कि ये फसल तो अब हमारी ख़त्म हो गई है, तो बर्बाद हो गई है। दूसरा, गेहूं की अगर फसल की बात करते हैं तो किसानों ने कहा कि वो फसल को ज़रूर थोड़ा सा फ़ायदा इस बारिश के चलते मिलेगा, क्योंकि हम ठंड के दिनों में वैसे ही फसल को पानी देते हैं। इसके अलावा कपास की बात करते हैं, निमाड़ के इलाकों की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर लोगों के घर में रखा हुआ है, वो भी कपास अगर गीला होता है तो उससे भी खासा नुकसान किसानों को पहुँचता है। इस नुकसान को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने ज़रूर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप इसका जल्द से जल्द सर्वे कराएं और किसानों को उचित मुआवजा दें। मगर ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह से बेमौसम बारिश हुई है और किसानों की फसलें बर्बाद हुई हो शफान। इससे पहले भी हमने कई वर्षों से देखते आए हैं जब किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, सरकार उन्हें तुरंत आश्वासन तो दे देती है, मंत्री की ओर से बात तो कही जाती है कि चलिए आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, मगर वो मुआवजा मिलते हुए हमने कम ही देखा है। क्योंकि आज भी
अगर शिवपुरी इलाकों की आप बात करेंगे जहां पर किसानों का इतना नुकसान हुआ था, उचित मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाया। 2019 में किसानों की फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हुई थी, तब भी इसी तरह से बारिश का सितम था। 2022 तक भी अगर आप देखें तो किसानों की फसलें जो है बर्बाद होती रही है। तो कृषि मंत्री की ओर से ज़रूर आश्वासन दिया गया है, अधिकारियों को निर्देशित है कि आप जल्द से जल्द सर्वे कराएं, मगर किसान अब भी इंतज़ार में है कि जो पुराना सर्वे था उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला, और नए सर्वे की अगर बात कर रहे हैं तो ये सर्वे कब तक होगा और आखिरकार कब किसानों को मुआवजा मिलेगा। ठीक है, सुधींद्र मोहन शर्मा साहब जुड़े हुए हमारे साथ, मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, आपका अनुमान क्या कह रहा है, कब तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे, बारिशों का ओलावृष्टि का दौर कब तक रहेगा? जी, एक बड़ी राहत की खबर तो यह है कि ये जो ओलावृष्टि है और अतिवृष्टि है, इसका दौर तो खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। मुश्किल से 2 दिन और होने वाला है ये, और 11 तारीख को मौसम आपको बिल्कुल साफ मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन हो ये रहा है कि कल जो जिले जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं वो हैं छिंदवाड़ा, दमोह, रायसेन, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, भिंड और झाबुआ भी। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना बताई जा रही है और अतिवृष्टि भी हो सकती है। जहां तक बात है कि किसानों को जो नुकसान हो रहा है, तो वो किसानों को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि खेती एक चतुष्कोणीय व्यवसाय है एक तरह का। उसके जो 4 कोण हैं खेती के, वो एक कोण पे किसान खुद है, एक पे मौसम है, एक पे प्रशासन है और एक पे बाजार है। तो इन चतुष्कोणीय एक प्रक्रिया में किसान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बाजार अपनी व्यवस्था कर लेता है, प्रशासन की उतनी उसमें स्टेक नहीं होती है और मौसम तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो किसान को ये समझना होगा कि हमको मौसम की तैयारियां लॉन्ग टर्म बेसिस पे करनी होगी, लंबे समय की प्लानिंग बहुत जरूरी है। और उसमें जो दूसरा कोण मैंने बताया प्रशासन का, उसको बहुत मदद करना होगी, क्योंकि प्रशासन की मदद से ही वो लंबे समय की प्लानिंग कर सकता है किसान। खेती की समस्याएं कोई 1-2 दिन की या 1 महीने की, 1 साल की समस्याएं नहीं है। अभी मैं देख रहा था आपके संवाददाताओं की बहुत अच्छी रिपोर्ट्स, और उसमें एक रिपोर्ट में बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया कि ये लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि हर साल ये नुकसान होता है, और वो होता है, कोई उसमें दिक्कत यही है कि होता है नुकसान, लेकिन इसलिए होता है वो क्योंकि हमारी मौसम की प्रक्रिया इस तरह की और हमारी फसलों का चयन इस तरह का है। फसलों के चयन पे कोई बहुत ज्यादा गंभीर डिस्कशन अभी नहीं करना है, लेकिन फसलों का चयन हमारा टाइम टेस्टेड है। लेकिन जो मौसम को देखते हुए जो तैयारियां लॉन्ग टर्म पे होनी चाहिए, और जिसके लिए हमारे पास संसाधन भी उपलब्ध है, हमारे पास तकनीकें भी उपलब्ध है, उस पर जरूर बात होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं अतिवृष्टि में कुछ फसलों को कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर जमीन पर पानी भर जाता है। अब जमीन पर पानी भरना इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं करी हुई है। और इसके लिए आपको सिर्फ अपने खेत की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ अपने ग्राम पंचायत की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने विकास खंड की भी नहीं, बल्कि एक रीजनल प्लानिंग होती है। और आज के समय में जब भारत सरकार के पास बहुत अच्छे नक्शे उपलब्ध हैं, उपग्रह मानचित्र उपलब्ध हैं, जिन पर लो लाइंग एरियाज की अलग से मैप बनी हुई है। लो लाइंग मैप्स यानी जो लो लाइंग एरियाज हैं उनको आप नक्शे पर चिन्हित कर सकते हैं। तो वो जो लो लाइंग एरियाज हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उन नक्शों के साथ बैठे अपने एरिया के एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ में, और उसको प्लानिंग करें कि जो लो लाइंग एरियाज हैं उस पर किसानों को समझाइश दें जाके कि भाई आपकी साइड पे ये स्थिति है और अतिवृष्टि के समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन सर, ये तो हर साल देखा जाता है, इस तरह के मौसम जब होता है तो सरकार को देखना तो चाहिए, सरकार को एक अभियान चलाने की जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, अभियान एक तकनीकी अभियान चलाने की जरूरत है, वो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में। मैंने जैसे बताया आपको कि उपग्रह मानचित्र उपलब्ध है, लेकिन वो उपग्रह मानचित्र का उपयोग तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना पड़ेगा। भारत सरकार ने बना के दे दिए मैप्स, और उनका उपयोग जो करना है वो तो हमको जमीनी स्तर पे, जमीनी जो हमारा अमला है, मैदानी अमला है, उसको ही करना है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर है, इवन PWD है, इवन इरिगेशन है, ये सारे डिपार्टमेंट्स की टास्क फोर्स बना के और लो लाइंग एरियाज की मैपिंग करें, जहां पे पानी भरने की संभावना है उनको हम ठीक करें, खेतों की मैपिंग करें। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि कैडेस्ट्रल मैपिंग यानी खेतों की बाउंड्री तक की मैप हमारे पास में 1:10,000 स्केल पे उपलब्ध है हमारे पास, यानी भारत सरकार के पास। बिल्कुल। और वो उसको लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग कर सकता है कि कहां पर किस किसान की मेड़बंदी किस तरह की है, जमीन का ढाल किस तरह का है। और ये बहुत मेहनत का काम नहीं है, एक आपको मीटिंग करनी है, गांव में अपने वॉलंटियर्स बनाने हैं, गांव में टास्क फोर्स बनानी है, और हर गांव के युवा इस काम में आगे आएंगे। युवाओं को जोड़ने की बहुत जरूरत है, युवा जुड़ेंगे, ग्राम पंचायत उनको जोड़ेगी,
और मध्य प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की टास्क फोर्स वो जरूर बनाए गांव में। उससे गांव के युवा भी जुड़ेंगे, उनको तकनीकी मार्गदर्शन जो है आपके जिले के ऑफिसर्स भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स दे सकते हैं, और इस तरह की एक बहुत अच्छी योजना सामने आ सकती। ठीक है सर। महेश चांडक भी जुड़ गए हमारे संवाददाता फोन लाइन के जरिए। महेश चांडक, छिंदवाड़ा में हैं आप, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है बारिश की? छिंदवाड़ा में लगातार जो है कल रात से जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था, उससे लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। और अभी इस समय जो भी है तभी भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये लगातार इस तरह से जो अनावश्यक रूप से जो बारिश होती है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो फसलें होती हैं किसानों की, उस पर भी फर्क पड़ता है। इस तरह से जो मौसम विभाग ने पिछले 2-3 दिनों से अलर्ट जारी किया था कि लगातार आगामी समय में 3-4 दिन तक के तेज बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई में भी लगातार जिस तरह ओले गिरे हैं, उससे फसलों को भी नुकसान हुआ है। तापमान में गिरावट आई है। तापमान पहले 11 डिग्री के आसपास चल रहा था, अभी कल रात से जो तापमान नापा गया है वो 60 डिग्री पर आ गया है। जिस तरह से लगातार ये मौसम विभाग में अलर्ट जारी करते जा रहा है, और जिस तरह से मौसम अचानक करवट ले रहा है, और लगातार कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी धूप निकल जा रही है, कभी भी एकदम से किसी तरह का मौसम बन जा रहा है, यह स्वास्थ्य सुविधाओं को भी निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। अस्पताल की ओपीडी में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, और इसी वजह यही आ रही है सामने कि जिस तरह से ये मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, उसकी वजह से मौसम में भी कहीं ना कहीं अब लोगों को भी अलर्ट होना पड़ेगा मौसम को देखते हुए। और आज तो स्थिति यह है कि जो सुबह से लगातार जो बारिश हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बात हम और बता दें यहाँ पर कि जो मंडी होती है, कृषि उपज मंडी, वहां पर जो किसानों का खुले में अनाज रखा है वो लगातार भीग रहा है, और लगातार उससे भी कहीं ना कहीं किसानों को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो किसानों को खासा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुभम हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। शुभम, सर्वे के आदेश हो गए हैं, कितना वक्त लग जाता है सर्वे में? देखिए शफान, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब सरकार ने इस तरह का कोई सर्वे को लेकर आदेश दिया हो, क्योंकि किसानों के पास जब हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अभी तक तो हमारे पास कोई टीम आई नहीं है, ना पिछला मुआवजा हमें मिला है, न कोई इस तरह का आकलन हम देखते हैं कि इतने करोड़ रुपए का नुकसान जो है किसानों का हुआ है, और ये राशि जो है हमने दी है। जो हाल ही में बाढ़ मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में, वहाँ पर ज़रूर किश्तों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मुआवजा था वो दिया था, मगर अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो हमने नहीं देखा है कि किसानों के खेतों में जो है वो टीमें पहुंच रही हो और वहां पर इस सर्वे किया जा रहा हो। तो किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहते ही हैं, क्योंकि हाल ही में हमने प्याज को लेकर देखा था कि 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो जो है वो प्याज बिक रहा था मंडियों में। किसान वहाँ पर परेशान थे कि देखिए अब लागत भी नहीं निकल पा रही है, और ऊपर से इस तरह से अगर बेमौसम बारिश होती है तो जो चने की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हुई है। तो निर्देशित ज़रूर किया गया है कृषि मंत्री कमल पटेल की ओर से, शफान, बयान ज़रूर आ गया है कि हमने निर्देश दे दिए हैं, और अब तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है उसको लेकर हम सर्वे करा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लगेगा। उसके बाद ही ये सर्वे होगा, टीमें वहाँ जाएगी, आकलन करेगी, रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी, और उसके बाद फिर ये तय होगा कि कितना नुकसान हुआ है और फिर इसकी भरपाई अब की जानी है। सुधींद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुधींद्र जी, जो अब तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं मौसम को लेके, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। ओलावृष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखी जा रही है। ये भी खबर है कि पिछली बार के मुकाबले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार की बारिश ने तोड़ा है। जी बिल्कुल, असल में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है, और जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम बोलते हैं, जो हिमालय के ऊपर होता है, उसके साथ में जब उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं का इंटरेक्शन होता है, तो वो इंटरेक्शन दिल्ली से लेके और नीचे राजस्थान तक और मध्य प्रदेश और कभी कभी तो महाराष्ट्र तक भी अपना असर डालता है। इस बार जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से वो काफी तेज गति से आ रही हैं, और इस वजह से उनका पेनिट्रेशन मेनलैंड इंडिया में, मतलब जो इंडिया का जो भीतरी हिस्सा है उसमें पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये निश्चित मानिए कि विदर्भ तक भी इसका असर पड़ने वाला है, और विदर्भ तक भी ओलावृष्टि होने की संभावना है। तो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है,
टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत तेज है। अभी हाल में बर्फबारी हुई है हिमालय पे, तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से जो ओलावृष्टि होने वाली है या अतिवृष्टि होने वाली है वो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि चूंकि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, चूंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, तो क्लाइमेट चेंज का एक डेफिनेट ट्रेंड सामने आ चुका है कि किस तरह से किन किन एरियाज में ज्यादा सूखा पड़ने लगा है, किन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होने लगी है। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि मध्य प्रदेश के जिले देवास में अगर आप बारिश के ट्रेंड का एनालिसिस करें तो देवास में राइजिंग ट्रेंड है। मतलब देवास में बारिश जो है बढ़ती जा रही है, हर साल ज्यादा बारिश होने वाली है। जहां एक तरफ हम सूखे की बात करते हैं, वो उतना ही ज्यादा बारिश देवास में होती जा रही है, देवास जिले में। तो इसका कारण है असल में क्लाइमेट चेंज, जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए और ये ट्रेंड एनालिसिस जिलेवार उपलब्ध है। मुझे इस बात पे खुशी है कि हमारी जो वैज्ञानिक संपदा है हमारे पास में, वो इतनी ज्यादा है और वैज्ञानिक काफी काम कर चुके हैं। उस वैज्ञानिक जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनको फील्ड पे काम में लेने की जरूरत है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, रेवेन्यू में हो, एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, जहां पर भी हो, उनको उन रिपोर्ट्स का लगातार अध्ययन करते रहना और उनका उपयोग फील्ड में करना जरूरी है। मेरे ख्याल से देवास जिले में या किसी भी जिले में अगर राइजिंग ट्रेंड है बारिश का, तो किसानों को ये जानकारी मिलना चाहिए कि आपके यहाँ पे अगले साल और ज्यादा बारिश होने वाली है। पिछले साल देवास में 1300 मिलीमीटर बारिश हुई, उसके पिछले साल 1100 मिलीमीटर बारिश हुई थी, अगले साल फिर थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड है। तो जब ज्यादा बारिश हो रही है उसका हम फायदा ले सकते हैं क्या? वो एनुअल बारिश की बात हो। दूसरा जो विंटर रेन्स है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो शीत ऋतु की जो बारिश जिसको बोलते हैं, जिसको मालवा में हमारे मावठा कहा जाता है, इस मावठे को हम अनावश्यक बारिश नहीं कह सकते। ये आवश्यक बारिश है और हर साल के वेदर साइकिल का एक हिस्सा है। तो इस हिस्से को हमको साथ में समझना पड़ेगा और इस समझ के साथ में अपनी खेती करना पड़ेगी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अनावश्यक बारिश है, जनजीवन को परेशान। ठीक है, अनावश्यक नहीं है, और उसके साथ उसकी तैयारियां क्या क्या हैं, लॉन्ग टर्म तैयारियां क्या हैं, शॉर्ट टर्म तैयारियां क्या हैं। शॉर्ट टर्म तैयारियां बहुत अच्छी किसान जानते हैं, वो करते भी हैं अपने लेवल पे, अपने स्तर पे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, जो रीजनल प्लानिंग के साथ में कि पूरे ब्लॉक का आपको मिट्टी का जो है वो लेवल ठीक करना है, अलग अलग जगहों पर बेड़बंदी ठीक करनी है, आपको स्लोप एनालिसिस करनी है, आपको ड्रेनेज पैटर्न की एनालिसिस करनी है। कई जगहों पर ड्रेनेज पैटर्न की एनालिसिस किए बिना ही हम लोगों ने कुछ फसलें तय कर दी हैं, या ड्रेनेज पैटर्न को हमने बदलाव भी किए हैं। कहीं कहीं पर अतिक्रमण के कारण वो ड्रेनेज पैटर्न चौक हो गया। और ये किसानों की खुद की ही गलतियां कई बार होती हैं, ग्रामीणों की, कि उन्होंने कोई कहीं अतिक्रमण कर लिया, ड्रेनेज पैटर्न चौक हो गया, वहां पे जाके ड्रेनेज, और उनके खेतों में पानी भरने लगा। तो ये सब जो है, ये इन पे निगाह रखने की जरूरत है। उपग्रह मानचित्र इसके लिए है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल को एक रीजनल प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, महेश चांडक के पास चलेंगे। महेश चांडक, आप जुड़े हुए हमारे साथ। मुआवजे की बात यहाँ पर की जा रही है, किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछले इतिहास में कह लीजिए या पिछले कई वर्षों में ये देखा है कि मुआवजे के नाम पर सिर्फ सरकारें खाना पूर्ति ही करती हैं। क्या इस बार भी वही शक्ल देखने को मिलेगी क्या? ये बात बिल्कुल सही है कि हर साल किसान मुआवजे के लिए परेशान होता रहता है। सरकारें घोषणाएं कर देती हैं, पर उसका नाप भी हो जाता है, सीमांकन भी हो जाता है, फसलों की क्षतिपूर्ति का आकलन भी हो जाता है, परंतु उसके खाते में ना तो पैसे आ पाते हैं बरोबर, और ना ही उसको कोई सहायता मिल पाती है। इस हर वर्ष इस तरह की जो मामला सामने आता है, इस वर्ष भी अभी चूंकि प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा के कमल पटेल खुद है जो कृषि मंत्री हैं। महेश, आप रुकिए, आपको रुकना चाहेंगे। केसी शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, कृषि वैज्ञानिक है। सर, हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, स्थिति खराब होती जा रही है। कोई ऐसा हमारे पास इलाज नहीं है, उपाय नहीं है जिसके जरिए हम इस हर साल होने वाले नुकसान से बच सके? देखिए वशिष्ठ जी, ऐसा है कि अभी मैंने बहुत सारे आपके जो संवाददाता थे, इनका सबका मैंने सुना है, और मैं भी पूरी नजर रखे हुए हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा IRI, जिसका मैं अपना परिचय दे दूं थोड़ा सा, मैं डॉक्टर केसी शर्मा हेड हूँ यहाँ पे, जो बाहर IARI है, पूसा जो है उसका रीजनल स्टेशन है, जो गेहूं पे ही काम करता है, गेहूं फसल पे ही काम करता है। और 1951 से यहाँ पे सेंटर है ये, और करीब 39 वेराइटी इसने रिलीज की हैं। और देखा जाए तो कम से कम 40% एरिया जो हमारी वेराइटीज का ही यहाँ पे है। और हम लोग जो वेराइटी जो यहाँ बनाते हैं, से बोने वाली, देश से बोने वाली, जैसा कि फार्मर खेत खाली होता है ऐसे करते हैं। और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वशिष्ठ जी, पिछले साल भी जो है, जो हमारी गेहूं की फसल थी, तो जो देर से बोई गई थी फसल थी, जो दिसंबर के शुरू में बोई गई थी,
उनकी पैदावार अधिकतम आई थी, क्योंकि गेहूं के लिए तो ये एक तरह का अमृत है, बशर्ते ओले न पड़े। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि हमारा केंद्र जो है सरकारी फार्मों पे और जब जगह जगह ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करता है। एक बार हमने जो है एक सरकारी फार्म पे किया और हमने मॉनिटरिंग करवाई, उसकी मॉनिटरिंग करवा के आए, रात को इतने ओले पड़े कि हमें उस फील्ड से 1 ग्राम भी नहीं मिला। तो गेहूं की फसल को ओले नुकसान करते हैं। अगर हमारा जल निकास ठीक है हमारे खेत का, तो बारिश फायदे की चीज है, क्योंकि जो विकास करता है विकास के लिए चाहिए, और जो ग्रोथ है, वृद्धि होती है फसल की, अधिकतम जितना कम टेम्परेचर होगा हमारे प्रदेश में उतनी अच्छी गेहूं की पैदावार होगी, वृद्धि होगी उसमें, है ना। तो अभी हमें यही देख रहे हैं कि जो है अभी गेहूं की फसल को नुकसान नहीं, हाँ ओले पड़ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर का जो कोलेप्टाइल होता है अगर केसी शर्मा साहब जी बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी इस बात को, और बेहद ज़रूरी भी है। नुकसान लगातार हो रहा है, एक दीर्घकालीन उपाय की हमें ज़रूरत भी है। लगातार सुधींद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह भी हमारे पास होती हैं, और अगर होती हैं तो उनका कितना फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। मैं अभी मुआवजे के बारे में भी बात सुन रहा था जी। और मेरे ख्याल से ये सही समय है, और आपने बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त मुद्दा उठाया है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज और मुआवजे के साथ में किसानों के साथ में क्या होना चाहिए। असल में जो शब्द है मुआवजा, वो अपने आप में मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मुआवजा किस बात का? मुआवजा देना सरकार का काम यूं माना जाता है कि वो किस चीज का मुआवजा दे रही है, सरकार की तो इसमें कोई गलती है नहीं। मुआवजा तो तब होता है जब मेरी कोई गलती है और मैं आपको मुआवजा दूं। तो मुआवजे की बजाय इसको सहायता राशि कहा जा सकता है। मुआवजा नहीं होना चाहिए, सहायता राशि। मुआवजा किस बात का है? मुआवजा तो तब माना जाता था जब फसल पे सरकार का अधिकार होता था और वो फसल सरकार की होती थी, और क्योंकि वो किसान जो है वो उसको नुकसान हो गया तो सरकार उसको मुआवजा देती थी। लेकिन जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा विवादास्पद हैं, बहुत ज्यादा एक तरफा हैं। आप देखते हैं कि जो इंश्योरेंस की वैल्यू के चेक्स आते हैं किसानों के पास कई बार जी, वो बड़े हास्यास्पद होते हैं। मैंने देखा 1 रुपए 23 पैसे का चेक भी मैंने देखा है, 5 रुपए का भी चेक मैंने देखा है। तो उनपे सरकार को ज्यादा नियंत्रण करना पड़ेगा। हो सके तो कुछ स्थानीय स्तर पे उनके कार्यालय हो सके तो स्थानीय स्तर पे उनपे नियंत्रण हो, और हो सकता है कि हम किसानों के कोऑपरेटिव बैंक खोल के उन्हीं से, या किसानों की कोऑपरेटिव एजेंसीज खोल के वही अपना मुआवजा या वही अपना इंश्योरेंस पॉलिसी तय कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मध्य प्रदेश के किसान अपनी कोऑपरेटिव बना के अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी किसानों के लिए ज्यादा जवाबदेह भी होगी, ज्यादा संवेदनशील भी होगी, उनको मुद्दों की ज्यादा समझ होगी। तो जो नुकसान पश्चिमी मध्य प्रदेश के लोगों को हो रहा है उसकी हो सकता है भरपाई पूर्वी मध्य प्रदेश के लोग करें, और पूर्वी मध्य प्रदेश के नुकसान की भरपाई पश्चिमी मध्य प्रदेश के लोग करें। तो ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनीज को लाया जाए। इंश्योरेंस कंपनीज जो अभी है हमारे पास, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो सरकार उन पे ज्यादा नियंत्रण की जरूरत है और किसानों को उनके साथ में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है सर। पर हाँ, ये जरूर है कि किसान दीर्घावधि उपाय करें और प्रशासन इसमें साथ में काम करे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए थे, महेश चाणक हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सुधींद्र मोहन शर्मा साहब जो कि मौसम वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो ओलावृष्टि जो हो रही है, बारिश जो लगातार बनी हुई है, इसकी वजह से फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। हालांकि हम ये देखते हैं कि मुआवजे की मांग की जाती है, सरकार मुआवजा देने के लिए आती भी है, लेकिन जो चेक्स होते हैं वो हमेशा देखे जाते हैं कि 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का मुआवजा राशि जो है दी जाती है, जो किसानों के साथ एक भद्दा मजाक के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में सरकार को भी आगे आने की जरूरत है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स राय दे रहे थे, मशवरे दे रहे थे, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। फिलहाल हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।